हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर्स के इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सत्यमेव प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5,000 copies of a book on yoga and meditation authored by a well-known Yog Guru. The content of the book is to be provided by the Yog Guru to Satyamev printers. It is agreed that Satyamev printer will use its own paper to print the said books. You are required to determine the rate of GST applicable on supply of printed books by Satyamev printer, assuming that the rate of GST applicable on service is 18%, whereas the rate of GST applicable on goods is 12%. दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है समझते हैं। देखो, एक ना योग गुरु हैं, ठीक है, और दूसरा है सत्यमेव प्रिंटर्स। योग गुरु ने एक बुक लिखी योगा और मेडिटेशन के ऊपर, एंड योग गुरु ने उस बुक का कंटेंट सत्यमेव प्रिंटर्स को प्रोवाइड कराया, और सत्यमेव प्रिंटर्स ने उस बुक के कंटेंट को प्रिंट करने का काम किया। एंड इस प्रिंटिंग के काम में सत्यमेव प्रिंटर्स को अपना खुद का पेपर भी यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि प्रिंटिंग की सर्विस पर तो 18% जीएसटी लगती है, लेकिन पेपर के ऊपर लगती है 12% जीएसटी। तो अब हमें बताओ कि इस पूरे ट्रांजैक्शन पे कितना % जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों ने ना एक सर्कुलर पढ़ा होगा, सर्कुलर नंबर 11/11/2017। ये बताता है क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्होंने प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को ना दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लासिफाई किया। ओके, कौन से दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों? पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हुए बुक्स, पैम्पलेट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को प्रिंट कराने के, एंड दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हमारे एनवलप्स वगैरह, लेटर पैड्स एंड आपका नैपकिन्स, मग्स या टिश्यूज़ वगैरह को प्रिंट कराने से रिलेटेड। ऑलराइट, तो पहले कैटेगरी के जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले कैटेगरी के जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि बुक, पैम्पलेट्स, ब्रोचर्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, इस केस में क्या होता है कि जो ओनर होता है या जो पब्लिशर है, जो ऑथर है, वो अपना कंटेंट प्रिंटर को प्रोवाइड कराता है, और प्रिंटर सिर्फ उस कंटेंट को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, प्रिंट करते टाइम प्रिंटर को अगर अपना खुद का पेपर या कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करना पड़ रहा है या अपना रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन मेन सप्लाई ऐसे ट्रांजैक्शंस में प्रिंटिंग की मानी जाती है, एंड पेपर या रॉ मटेरियल्स इस केस में एक एंसिलियरी सप्लाईज होती हैं। वहीं जो ये दूसरी तरीके के प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि रिसिपिएंट अपना लोगो प्रोवाइड कराता है या अपनी फ़ोटो और कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराता है, एंड प्रिंटर क्या करता है, इन्हीं लोगो, फ़ोटो और कंटेंट को इन एनवलप्स पर या इन गुड्स के ऊपर प्रिंट करके इन गुड्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो मेन सप्लाई यहाँ पर किसकी मानी जाती है दोस्तों? गुड्स की। जैसे अगर मुझे एक मग खरीदना है, मैं गई अमेज़ोन की साइट पे, अमेज़ोन की साइट पे मुझे एक मग पसंद आया, लेकिन मुझे उस मग पर ना सीए का जो ये लोगो होता है, मुझे ये प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो मैंने उस सप्लायर को सीए का लोगो प्रोवाइड करा दिया, और उन्होंने मुझे मग के ऊपर सीए का लोगो प्रिंट करा करके दे दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन में जो मेन सप्लाई मानी जाएगी, वो सप्लाई मानी जाएगी मग की, ना कि मग के ऊपर लोगो प्रिंट करवाने की। समझ रहे हो ना? ठीक है,
लेकिन वहीं अगर अपनी कोई एक बुक लिखी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, एंड मैं किसी प्रिंटर के पास गई ये बोलकर कि भैया मेरी बुक प्रिंट निकाल दो, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में जो मेन सप्लाई होगी वो होगी प्रिंटिंग की। भले ही प्रिंटर को अपना खुद का पेपर यूज़ करना पड़ा हो मेरे बुक को प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ऊपर जो हमारे को क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें सत्यमेव प्रिंटर्स ने किसकी सप्लाई दी है, प्रिंटिंग की सप्लाई दी है। एंड जो पेपर उन्होंने यूज़ किया वो सिर्फ एक एंसिलियरी गुड्स है, यानी प्रिंटिंग की सर्विस को परफॉर्म करने के लिए एक सपोर्टिंग गुड्स है पेपर। ओके, एंड आप लोगों ने जीएसटी में एक सेक्शन पढ़ा होगा दोस्तों, सेक्शन 8 सबसेक्शन ए। ये क्या बताता है, ये बताता है कंपोजिट सप्लाईज के बारे में। कंपोजिट सप्लाईज क्या होती हैं दोस्तों, जब भी दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज करी जाती हैं ऑफ गुड्स या सर्विसेज, एंड वो जो टैक्सेबल सप्लाई हो रही हैं वो नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, दे आर लाइक दो जिस्म एक जान, दे आर नेचुरली बंडल्ड। एंड ये जो सर्विसेज है या गुड्स है इसमें एक गुड या सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई है, एंड बाकी की जो रिमेनिंग गुड्स या सर्विसेज हैं वो एंसिलरी नेचर की हैं, यानी सपोर्टिंग सर्विस या सपोर्टिंग गुड्स टाइप की हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, जो भी जीएसटी का रेट प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है वही सेम जीएसटी का रेट एंसिलरी सप्लाईज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रिंटिंग इज़ द मेन प्रिंसिपल सप्लाई एंड पेपर इज़ ओनली एंसिलरी सप्लाई, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे 18% का जीएसटी का रेट लग जाएगा। ठीक है, समझा? समझा या नहीं समझा? समझा। चलो अब आंसर चेक करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले तो हमको ये बता दिया कि कंपोजिट सप्लाई वगैरह क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने सर्कुलर एक्सप्लेन कर दिया। सर्कुलर एक्सप्लेन करने के बाद में इन्होंने लास्ट में आंसर दे दिया कि 18% का जीएसटी का रेट लग जाएगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सुदामा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेस द कंप्यूटर्स owned by the business without consideration and it has not claimed ITC on such computers. Examine whether the disposal of computers by Sudama Associate qualifies as deemed supply under Schedule 1 of the CGST Act 2017. तो चलो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। आ जाओ, क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन, कि सुदामा एसोसिएट्स ने अपने बिजनेस में काम आने वाले कुछ कंप्यूटर्स को विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोज कर दिया, यानी किसी को सेल कर दिया। ओके, एंड इन कंप्यूटर्स के ऊपर सुदामा एसोसिएट्स ने आईटीसी क्लेम नहीं की हुई है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में कि हम सप्लाई तभी मानेंगे, हम किसी ट्रांजैक्शन को जीएसटी में सप्लाई तभी मानेंगे जब पहला तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर ना कंसिडरेशन मिलना मस्ट है। ठीक है, लेकिन एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, और इन्होंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या बोला, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा ना दादा, तब भी हम मान लेंगे कि तुमने सप्लाई किया है। कंसिडरेशन अगर नहीं मिलेगा तो भी हम मान लेंगे कि सप्लाई हुई है अगर आप शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड 4 ट्रांजैक्शंस को करते हो। कौन से 4 ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई करें, इनको मैं प्यार से बुलाती हूँ पराई। हे प्रभु, हे हरे राम, मैम कैसी बातें करती हो आप, पराई। अरे नलायकों, पराई का मतलब वो वाली पराई नहीं, पराई का मतलब क्या है सुनो। पी का मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन क्लेम्ड। ओके, आईटीसी का क्लेम करना ज़रूरी है।
अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं करी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने आईटीसी क्लेम करी हुई है तो या तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में आईटीसी को रिवर्स कर दो, और अगर आप आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहे हो तो फिर शेड्यूल 1 में हम उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, ये मेन जिस्ट है इस वाले पॉइंट का। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, सेकंड इन्होंने बोला कि अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी हम सप्लाई मान लेंगे, भले ये विदाउट कंसिडरेशन किए गए हो। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किए हुए होने चाहिए। थर्ड ट्रांजैक्शन इन्होंने बताया ए, यानी कि प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है जिसमें एजेंट ने या प्रिंसिपल ने कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड किया हुआ, ऐसे ट्रांजैक्शन को भी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई कर लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ तब स्पेसिफाई किया जाएगा जब एंड कस्टमर को जो बिलिंग है ना, वो बिलिंग एजेंट डायरेक्टली अपने नेम से कर रहा है एंड प्रिंसिपल अपनी बिलिंग एजेंट के नाम पे कर रहा है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या स्पेसिफाई किया हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई कर देंगे। अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला कि जो सुदामा एसोसिएट्स है उसने कंप्यूटर अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ करे थे। ठीक है, यानी कंप्यूटर इज दी बिजनेस असेट्स ऑफ सुदामा। अब उन्होंने इन कंप्यूटर्स को सेल कर दिया, लेकिन इन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं करी हुई है दोस्तों, जबकि शेड्यूल 1 हमको क्या बोलता है कि हम सप्लाई तभी मानेंगे शेड्यूल 1 में अगर आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है। सुदामा एसोसिएट्स ने आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ, इसलिए इसको हम शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर में इन्होंने सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को बताया, उन्होंने शेड्यूल 1 के बारे में बताया। इन्होंने क्या बोला कि परमानेंट ट्रांसफ़र होता है अगर बिजनेस असेट का तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे, भले ही आपने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने आईटीसी क्लेम करी हुई होनी चाहिए। इसीलिए जो डिस्पोजल किया सुदामा एसोसिएट्स ने कंप्यूटर्स का, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि सुदामा एसोसिएट्स ने आईटीसी क्लेम नहीं किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना और अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लग रहा है समझाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाइज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। एक्सकेवेटर्स इन्होंने सप्लाई करे फॉर अ रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट। फिर इन्होंने मैन पावर भी सप्लाई करी फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर्स को चलाने के लिए। सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन भी करवाया एट अ पर सैंपल रेट। इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद द ऑपरेटर्स, यानी एक्सकेवेटर्स को ऑपरेटर के साथ ही हायर किया जाता है। सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स जो हैं उन्हें सिर्फ तभी सप्लाई किया जाता है जब एक्सकेवेटर हायर करे हो। इसका मतलब दोस्तों, जो एक्सकेवेटर्स हैं एंड जो एक्सकेवेटर के ऑपरेटर्स हैं ये दोनों ही नेचुरली बंडल्ड हैं। ओके, अब इनको हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे या नहीं वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये दोनों टैक्सेबल है या नहीं। अगर दोनों टैक्सेबल होंगे तो हम इनको कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे, एंड अगर इनमें से कोई एक टैक्सेबल नहीं होगा तो हम कंपोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है नीचे, फॉर अ गिवन मंथ द रिसीप्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलोज। हायर चार्जेस एक्सकेवेटर्स के दिए हुए हैं 18 लाख रुपए के, सर्विस चार्जेस
फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर्स, यानी एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स के चार्जेस कितने हैं, 20,000 रुपये। सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेलुएशन 2.5 लाख रुपये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी कितनी पे करनी पड़ेगी शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड को, ये हमें उनको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, रेट इन्होंने जीएसटी का कितना बताया, एक्सकेवेटर का रेट है 12%, मैन पावर की सर्विस और सॉइल टेस्टिंग सिस्मिक एवेलुएशन की सर्विस का रेट है 18%। ठीक है, यानी कि एक्सकेवेटर्स एंड एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स ये दोनों ही टैक्सेबल सप्लाईज है, इसीलिए एंड ये दोनों नेचुरली बंडल्ड भी हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या मान लेंगे, कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे। ओके, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है एंड मेन सप्लाई इसमें किसकी है, एक्सकेवेटर की है। एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स तो इंडिविजुअली सप्लाई हो ही नहीं सकते हैं, वो तो सिर्फ तभी जाएंगे जब एक्सकेवेटर को हायर किया गया है। तो मेन सप्लाई किसकी है, यहाँ पर एक्सकेवेटर की मेन सप्लाई है। ओके, तो इसलिए जीएसटी का रेट कितना लगेगा, जीएसटी का रेट एक्सकेवेटर एंड एक्सकेवेटर ऑपरेटर दोनों पर ही 12% का जीएसटी का रेट लग जाएगा। ओके, यानी हायर चार्जेस जो एक्सकेवेटर के हैं इन पर भी 12% जीएसटी रेट लगेगा एंड मैन पावर चार्जेस पर भी 12% का जीएसटी का रेट लग जाएगा। सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेलुएशन ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, इस पर जीएसटी का रेट 18% है, तो ये 18% जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ओके, अब आप कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 2,16,000 रुपये की यहाँ पर आएगी जीएसटी पेबल। मैन पावर ऑपरेशन के केस में जीएसटी का अमाउंट आएगा 2,400 का एंड सिस्मिक इवेलुएशन एंड सॉइल टेस्टिंग में जीएसटी का रेट आएगा 18%, तो इस पे जीएसटी बैठेगी 45,000 रुपये की। ओके, टोटल जीएसटी पेबल अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2,16, 2,400 और 45,000, 2,63,400 रुपये। ओके, चलो अब आंसर चेक कर लेते हैं, क्या बोला हुआ है आंसर में दोस्तों। पहले हम नोट्स चेक करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन चेक करेंगे। नोट्स में इन्होंने क्या बोला हुआ है, सिंस एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स and excavator operators are supplied only when excavators is hired out, it is a case of composite supply wherein the principal supply is the hiring out of the excavator. So as per section 8 subsection A, the composite supply is treated as the supply of principal supply. Therefore, the supply of manpower for operation of the excavator will also be taxed at the rate applicable for hiring out the excavator, which is 12%. ओके, सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेलुएशन इंडिपेंडेंट सर्विस हो गई, इस पर जीएसटी का रेट कितना आ जाएगा, 18%। टोटल जीएसटी लायबिलिटी कितनी आ गई, 2,63,400 रुपये की। ठीक है, 2,63,400 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कांजीलाल अदानी इज एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर and is registered under GST in the state of Gujarat. He entered into a production sharing contract with government of Gujarat wherein he gets a license to explore, exploit and sell the petroleum crude or natural gas from the government in Aliabet oil field in lieu of royalty and a share in profit petroleum. In the month of June, Mr. Kanjilal Adani explored the petroleum reserves at Aliabet oil field. He got a portion of the petroleum silt, non-taxable under GST, worth rupees 3 lakhs. As part of compensation, this petroleum silt is part of cost petroleum. As per the contract entered with the government, examine the taxability of the petroleum silt received by the Mr. Kanjilal Adani under the GST law. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। कांजीलाल अदानी जी ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुजरात में। इन्होंने गुजरात की गवर्नमेंट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें गुजरात की गवर्नमेंट ने इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाया। किस चीज़ का लाइसेंस दोस्तों, एलियाबेट ऑयल फील्ड में से
ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने का लाइसेंस गवर्नमेंट ने कांजिलाल अदानी को प्रोवाइड किया। ओके, बदले में कांजिलाल अदानी जी को क्या करना है, कांजिलाल अदानी जितना भी ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेगा ना, उसमें से उस ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने के बाद में अपनी कॉस्ट को तो घटा लेगा, कॉस्ट को घटाने के बाद में जो भी प्रॉफिट निकल करके आएगा, उस प्रॉफिट में से एक पोर्शन कांजिलाल अदानी गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, कांजिलाल अदानी गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन प्रोवाइड करवा देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और कांजिलाल अदानी के बीच में हुआ। अब इस ऐसे ट्रांजैक्शंस में होता क्या है दोस्तों, जब गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कराती है किसी भी एक्सप्लोरेटर को या कॉन्ट्रैक्टर को, और बदले में कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन प्रोवाइड कराता है, तो ये जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करवाया गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, लाइसेंस के बदले कॉन्ट्रैक्टर ने गवर्नमेंट को कंसिडरेशन के रूप में अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन दे दिया। ठीक है, तो ये जो सर्विस होती है लाइसेंसिंग की गवर्नमेंट की, ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस प्रोवाइड कराने की सर्विस थी, ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और होती है, सुनो, कांजीलाल अदानी जी जब एक्सप्लोरेशन करेंगे उस ऑयल फील्ड के अंदर, तो कांजीलाल अदानी को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जैसे कि एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट हो गई, ओके, डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई, रॉयल्टी वगैरह हो गई। इस तरह से कांजीलाल अदानी जी को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये उसमें कॉस्ट इनकर करते जाएंगे ऑयल फील्ड में, इनको कुछ ना कुछ आउटपुट उस ऑयल फील्ड में से मिलता जाएगा। ठीक है, जो भी आउटपुट जनरेट होगा ना दोस्तों, उस आउटपुट को सबसे पहले कांजीलाल अदानी अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए यूटिलाइज करेगा। इसी कॉस्ट को रिकवर करने को हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। जो आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट में से जितना पोर्शन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए यूज़ हो जाता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम जो होता है, ये भी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में इन्होंने कहा जब ये एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तब इनको 3 लाख रुपए की वैल्यू का पेट्रोलियम सिल्ट मिला, इससे इन्होंने अपनी कॉस्ट को रिकवर किया। ठीक है, तो क्या इस 3 लाख रुपए के पेट्रोलियम सिल्ट को हम जीएसटी में सप्लाई मान लेंगे? नहीं मानेंगे दोस्तों, ये जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या बताया हुआ है आंसर में? आंसर में इन्होंने बोला कि कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय मिस्टर कांजीलाल अदानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट विच इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। एज पर सर्कुलर नंबर इतना, कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं। Okay, so the cost petroleum is not a consideration received by the oil exploration and production contractors for the service provided to the government. The reason for the same is that the contractor carry exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to government. ये किस तरीके से confuse करना चाह रहे हैं दोस्तों? ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि 2 तरीके की सप्लाई हुई है। पहली सप्लाई तो हुई जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस की सर्विस प्रोवाइड कराई कांजीलाल अदानी को, और कांजीलाल ने बदले में अपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया। एक तो ये सर्विस हो गई जिसमें गवर्नमेंट सप्लायर है एंड कांजीलाल अदानी रिसिपिएंट है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में कांजीलाल अदानी जो पेट्रोल जनरेट कर रहा है, वो पेट्रोल गवर्नमेंट के लिए जनरेट कर रहा है, और बदले में गवर्नमेंट उसको अपनी कॉस्ट रिकवर करने
के रूप में कंसिडरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसीलिए जो कॉस्ट पेट्रोलियम है वो एक कंसिडरेशन का रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ने जो पेट्रोल जनरेट किया, इस पेट्रोल को अदानी फ्रीली मार्केट में सेल कर सकता है। ये जो पेट्रोल जनरेट किया गया है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं पेट्रोल जनरेट किया गया। अदानी ने इस पेट्रोल को अपने लिए जनरेट किया। इसीलिए यहाँ पे अदानी ने कोई सप्लाई दी ही नहीं गवर्नमेंट को, तो कंसिडरेशन किस बात का मिलेगा उसे? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, लेकिन समझने की कोशिश करो क्या बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है? द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज फॉर देमसेल्व्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए पेट्रोल को प्रोड्यूस कर रहा है, नॉट एज अ सर्विस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहा। दे हैड एक्वायर्ड द राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट एंड सेल द पेट्रोलियम इन ल्यू ऑफ रॉयल्टी एंड शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉन्ट्रैक्टर्स को तो बस राइट मिल गया गवर्नमेंट से उस ऑयल फील्ड को एक्सप्लॉइट करने का। अब उसमें से वो कितना आउटपुट निकाल रहे हैं, उस आउटपुट को कितने में सेल कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के साथ उनका इस चीज़ को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? इसीलिए जो कॉस्ट पेट्रोलियम है वो टैक्सेबल नहीं होगी जीएसटी के अंदर, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये ट्रांजैक्शन, बट थोड़ा सा अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Angad Private Limited is engaged in the business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. The incentive is part of the salary. Incentive is part of the salary of employees, and applicable tax is deducted at source as per the relevant income tax provision. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to employees, whether the view taken by Angad Private Limited is correct or not. तो क्या हुआ कि अंगद प्राइवेट लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को ना 75,000 रुपये का इंसेंटिव प्रोवाइड कराया, ठीक है? 75,000 रुपये का इंसेंटिव प्रोवाइड कराया। ये जो इंसेंटिव है दोस्तों, ये इंसेंटिव सैलरी का ही एक रूप है, ओके? तो इसीलिए अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इस इंसेंटिव को हम एक कंसिडरेशन मानेंगे क्या जीएसटी के अंदर? क्या इस 75,000 रुपये के इंसेंटिव पर जीएसटी चार्ज होगा क्या? दोस्तों शेड्यूल 3 जो होता है, शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को जीएसटी में हम सप्लाई नहीं मानते, ठीक है? इवन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट भी प्रोवाइड कराता है ना अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी हम सप्लाई नहीं मानते। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होगा तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। बट करंट क्वेश्चन में क्या है, ये जो 75,000 का इंसेंटिव दिया जा रहा है ये गिफ्ट के नेचर का नहीं है, ये सैलरी के नेचर का है, ठीक है? तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई नहीं कंसीडर करेंगे, ओके? चलो चेक कर लेते हैं आंसर। Angad's Private Limited view is correct. In terms of Section 7 subsection 2, read with Schedule 3 of the CGST Act 2017, services by an employee to employer in the course or in relation to his employment shall not be treated as supply. Further, the amount paid as incentive by Angad Private Limited is not in the nature of gift and thus is not covered under Schedule 1. In fact, in the given case, incentive is part of salary and is directly linked to the sale target. Therefore, the services provided in the course or in relation to employment by the employees for which incentives are given to them shall not be treated as supply. In the light of above discussion, GST is not leviable on the incentives paid by Angad Private Limited to its employees. Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
XYZ Consultancy, registered in Bangalore, supplies technical consultancy services to its clients. It has been providing technical consultancy services to BA Limited, Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA Limited. Assignment wise, BA Limited paid rupees 37 lakh to XYZ Consultancy on 10th of January for XYZ Consultancy agreeing not to provide similar technical services to any other business entity in India or abroad for a period of next 8 years. XYZ Consultancy is of the view that 37 lakh is not chargeable to tax under GST law. You are required to examine whether the view taken by XYZ Consultancy is valid in law. It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ Consultancy in addition to the amount already agreed. क्या हो रहा है सुनो, क्या हो रहा है दोस्तों कि एक XYZ कंसल्टेंसी नाम की फर्म है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओके, ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है बीए प्राइवेट लिमिटेड को। बीए लिमिटेड को क्या प्रोवाइड करा रही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। बीए लिमिटेड ने XYZ कंसल्टेंसी को 37 लाख रुपीस का पेमेंट किया, ठीक है। क्यों पेमेंट किया, क्योंकि BA लिमिटेड चाहती है कि XYZ कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी और एंटिटी को वो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड ना कराए जो कि XYZ कंसल्टेंसी BA लिमिटेड को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एग्रीइंग नॉट टू डू एनी एक्ट, agreeing not to do any act। इन ट्रांजैक्शंस को शेड्यूल 2 के अंदर क्लासिफाई किया जाता है एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसीलिए जो ये 37 लाख रुपीस BA लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को दिए, इस पर GST लगेगा, ठीक है। ये सप्लाई मानी जाएगी और इस पर भी GST लग जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। In the given case, XYZ Consultancy is providing the service of agreeing to the obligation to refrain from an act। कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे नॉन कम्पीट फीस होती है ना, उसी तरीके से टू BA लिमिटेड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 37 लाख। मतलब BA लिमिटेड ने 37 लाख रुपए दे दिए और बोला कि जो सर्विस मुझे दे रहे हो वो किसी और को मत देना, ठीक है। तो इसको भी शेड्यूल 2 में सर्विस माना जाता है। देयरफॉर द सेम इज लायबल टू टैक्स अंडर GST लॉ एंड द व्यू टेकन बाय XYZ कंसल्टेंसी इज इनकरेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Mokshbhumi Industries has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it at a depot located in the state of Gujarat, ठीक है। मतलब मोक्षभूमि है, मोक्षभूमि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में। ओके, ये क्या करती है, ये अपनी फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करती है एक डिपो में, या हमें मान सकते हैं एक वेयर हाउस में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ओके, ये अपने फिनिश्ड गुड्स को कहाँ पे स्टोर करती है, गुजरात में लोकेटेड एक डिपो में। ये जो डिपो है ये पुण्य भूमि का है। पुण्य भूमि मोक्ष भूमि की एक रिलेटेड पार्टी है। पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फॉर मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज फॉर यूसेज ऑफ द डिपो फॉर द स्टोरेज पर्पस वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर GST। ये जो गुड्स मोक्ष भूमि ने गुजरात के एक डिपो में स्टोर करे, ये डिपो किसका है, ये पुण्य भूमि का है, ठीक है। एंड पुण्य भूमि और मोक्ष भूमि आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज हैं। तो बताओ, रिलेटेड पार्टीज एंड यस, इन गुड्स को स्टोर करने के लिए डिपो में पुण्य भूमि ने मोक्ष भूमि से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। तो बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 के अंडर कवर हो जाएगा,
हो जाएगा ना। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि अगर आप कंसिडरेशन चार्ज नहीं करोगे तब भी हम मान लेंगे कि सप्लाई है, अगर रिलेटेड पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो। एंड मोक्ष भूमि और पुण्य भूमि में क्या है, रिलेटेड पार्टीज है, तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को भी हम सप्लाई मान लेंगे। चलो चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। As per section 7 subsection 1 clause C, read with schedule 1, supply of goods or services between related parties without consideration when made in the course or furtherance of business qualify as supply. Thus the storage of services provided by Punya Bhumi Limited to Moksha Bhumi Industries in the course or furtherance of business qualify as supply under GST even though no consideration has been charged for the same. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into an agreement wherein certain securities were to be lent to Dhandan Bank under securities lending scheme. Dhandan Bank shall pay specified lending fee against such lending of securities to it. Explain the taxability of the transaction involved in security lending scheme. क्या होता है security lending scheme दोस्तों? सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम में क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, ठीक है, जिसके पास में सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटी का ओनर या हम बोल सकते हैं कि सप्लायर, ये क्या करता है, ये किसी थर्ड पर्सन को अपनी सिक्योरिटीज, किसी थर्ड पर्सन को अपनी सिक्योरिटीज लैंड करता है, यानी कि किराए पर देता है। ठीक है, बदले में ये थर्ड पर्सन क्या करता है, इन सिक्योरिटीज़ को यूज़ करता है, इन पे गेन्स कलेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड पर्सन को अगर सिक्योरिटीज़ बेचनी भी पड़ती हैं तो ये उनको बेच करके पैसा कलेक्ट करता है। एंड एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ये थर्ड पर्सन इस सिक्योरिटी ओनर को वही वाली सिक्योरिटीज़ वापस भी कर देता है, यानी कि अगर थर्ड पर्सन ने सिक्योरिटीज़ बेच भी दी तो वो खरीद करके इसको वापस करेगा। यानी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड थर्ड पर्सन सिक्योरिटीज को अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स वापस कर देगा सिक्योरिटी ओनर को। ठीक है, अब ये जो रेंटिंग की एक्टिविटी है, सिक्योरिटीज को रेंट करने के लिए, लेंड करने के लिए सिक्योरिटी ओनर को लेंडिंग फीस भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ओनर को भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, उसके पास सिक्योरिटी थी, उसने सिक्योरिटी थर्ड पर्सन को दे दी, थर्ड पर्सन ने एंड में जाकर के वो सिक्योरिटी ओनर को वापस दे दी अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। इसमें ओनर का क्या फ़ायदा हुआ, ओनर को फ़ायदा होगा लेंडिंग फीस से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्या ये लेंडिंग फीस जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी तो ना गुड्स मानी जाती है और ना ही सर्विस मानी जाती है, तो क्या सिक्योरिटी को लेंड करना भी सप्लाई नहीं माना जाएगा? माना जाएगा दोस्तों। सिक्योरिटी का डायरेक्ट डिस्पोजल अगर हम करेंगे तो वो ना गुड्स माना जाएगा और ना सर्विस माना जाएगा, इसको हम जीएसटी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, जीएसटी में सप्लाई ही नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी को लैंड कर रहे हैं यानी किराए पे दे रहे हैं तो इसको हम सर्विस मान लेंगे। एंड इस लैंडिंग पर जो लैंडिंग फीस मिलेगी ना, ये भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है दोस्तों, जैसे कि ना एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को अगर हम सेल करते हैं तो वो शेड्यूल 3 के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाती है। ओके, लेकिन वहीं बिल्डिंग को अगर हम रेंट पर उठाते हैं तो इस रेंट को हम सप्लाई मान लेते हैं और इस रेंट पर जीएसटी भी चार्ज होता है। ओके, उसी तरीके से सिक्योरिटी को अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी को लेंड करना सप्लाई मान लिया जाएगा और इस पे जो लेंडिंग फीस मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या बोलता है देखते हैं।
आंसर में इन्होंने बोला सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 facilitates the lending and borrowing of securities. Security are neither covered in the definition of goods nor in the definition of service. Therefore, a transaction in securities which involve disposal of goods is not a supply in GST and hence not taxable. However, SLS doesn't treat lending of security as disposal of security and therefore is not excluded from the definition of service. The lending fees charged from the borrower of security has the character of consideration and is taxable under GST. Apart from above, the activities of intermediaries facilitating the lending and borrowing of security for commission or fee is also taxable separately. मतलब ये जो बोरोअर एंड ओनर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये एक इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं एंड इंटरमीडियरी इस सर्विस के लिए कमीशन चार्ज करता है। तो ये जो कमीशन वो चार्ज करेगा ये भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Krishnadev is a trader based in India. Ram Krishna, brother of Krishnadev, is located in China and is also engaged in the business of trading of goods. ठीक है, कृष्णदेव हो गया, कृष्णदेव इंडिया में है, कृष्णदेव का भाई हो गया रामकृष्ण, वो चाइना में रहता है एंड रामकृष्ण भी गुड्स के ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कृष्णदेव ने एक ऑर्डर प्लेस किया अपने भाई के पास में फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट इन चाइना। बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कृष्णदेव ने उन गुड्स को क्रिस्टियानो को सोल्ड कर दिया, ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राज़ील। यानी कि वो गुड्स का ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था कृष्णदेव ने, लेकिन उनको इंडिया में आने से पहले ही कृष्णदेव ने क्रिस्टियानो को सोल्ड कर दिया जो कि ब्राज़ील में रहता है। द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ब्राज़ील। इंडिया आए नहीं, चाइना से सीधा ब्राज़ील चले गए वो गुड्स। तो फिर क्या ये ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड होते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई बिटवीन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या होता है? हमारी इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स। लेकिन अगर कोई गुड्स इंडिया के अंदर आए ही नहीं, इंडिया में आने से पहले ही उनको हमने सेल कर दिया, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ट्रांजैक्शंस टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। The transaction between Krishnadev and Cristiano is in the nature of merchant trading as per Schedule 3, transaction involving sale of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service. Therefore, the transaction between Krishnadev and Cristiano shall not be treated as supply and is thus not leviable to GST. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Mohandas International entered into a transaction for import of goods from a vendor located in Italy. Financial issues, Mohandas International was not in situation to clear the goods upon payment of import duty. उसके पास import duty भरने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने क्या किया? उसने इन गुड्स को राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउसेस को सेल कर दिया by endorsement of title of goods. While the goods were lying in high sail, मतलब वो जब समुंदर में ही थी, गुड्स समुंदर में थे, तभी मोहनदास इंटरनेशनल ने उन गुड्स को राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस को सेल कर दिया। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस। एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ कि मोहनदास इंटरनेशनल फ्यूचर में किसी डेट पर राधा कृष्ण से उन गुड्स को परचेज कर लेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मोहनदास ने क्या किया? राधा कृष्ण को इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए हाई सीज में ही सेल कर दिया। इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हाई सी सेल्स। क्या बोलते हैं? हाई सी सेल्स। यानी कि गुड्स अभी
टैक्सेबल टेरिटरी को टच नहीं करे थे, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को टच नहीं करे थे, उनको टच करने से पहले ही उन गुड्स को सेल कर दिया गया। ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड इस ट्रांजैक्शन पे इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट भी कौन करेगा? जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा, ठीक है। चेक कर लें एक बार आंसर। चलो, as per schedule 3, high C sale transactions, that is supply of goods by the consignee to another person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin। वहां से तो निकल गए, कहाँ से? जहां से वो आ रहे थे, लेकिन अभी इंडिया नहीं पहुंचे थे। इंडिया में पहुंचने से पहले या इंडिया में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होने से पहले अगर ऐसे गुड्स या सर्विसेज को हम सेल कर देते हैं तो उन्हें हम सप्लाई नहीं मानते। इसीलिए जो सेल करी गुड्स की मोहनदास इंटरनेशनल ने राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस को, वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगी। फर्दर जो इंपोर्ट ड्यूटी है इंक्लूडिंग आईजीएसटी, वो राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस पे करेगा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। जब भी वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा तब इंपोर्ट ड्यूटी का और आईजीएसटी का पेमेंट कर देगा। उसके बाद में जब गुड्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस से मोहनदास खरीदेगा वापस से, उस टाइम पर उस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान लेंगे एंड ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। यानी वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उसका अभी वाली करंट हाई सी सेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Mr. Happy has a huge residential property located at a prime location in Mumbai, Maharashtra. He has let out first and second floor to Mr. Peace for residential purpose in April. मिस्टर हैप्पी की प्रॉपर्टी थी, मिस्टर हैप्पी ने किसको रेंट पर दे दी? पीस को, मिस्टर पीस को। मिस्टर पीस ने अपना जो टेनेंसी राइट था यानी किराए का जो हक था वो उसने ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर सीरिन को फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन 1 जून। Mr. Sirin has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. Moreover, Mr. Sirin has agreed to pay a monthly rent of rupees 1 lakh to Mr. Happy unregistered under GST from June. Determine the taxability of transaction involved in the given case for the month of June. क्या हो रहा है दोस्तों? सुनो, मिस्टर हैप्पी की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिस्टर हैप्पी ने ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिस्टर पीस को रेंट पर दी। मिस्टर पीस ने अपना जो राइट था टेनेंट होने का, वो राइट मिस्टर पीस ने मिस्टर सीरिन को ट्रांसफ़र कर दिया 10 लाख रुपीज़ में, ठीक है। ये जो राइट ट्रांसफ़र किया ना मिस्टर पीस ने मिस्टर सीरिन को, उस घर में रहने का, उस घर को यूज़ करने का, इस राइट को हम क्या बोलते हैं? टेनेंसी राइट, यानी किराएदार होने का राइट, ठीक है। ऐसा ना अक्सर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंड जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है ना दोस्तों, उनमें होता है। इन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? 99 ईयर्स या इससे ज़्यादा के ना टेनेंसी का पीरियड डिफाइन होता है, ओके। लेकिन जो बायर है, बायर के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपने इस टेनेंसी के राइट को, किराएदार होने के राइट को किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब दोस्तों जीएसटी के अंदर अगर हम बिल्डिंग को सेल करते हैं तो ये तो सप्लाई नहीं माना जाता, लेकिन अगर बिल्डिंग को एज अ टेनेंट यूज़ करने का जो राइट होता है, उस टेनेंसी राइट को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस पे जो टेनेंसी प्रीमियम मिलता है उसको सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है। एंड ऐसे ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी भी चार्ज होती है। तो जो 10 लाख रुपए मिस्टर पीस को मिले मिस्टर सीरन से
टेनेंसी राइट ट्रांसफ़र करने के बदले में ये 10 लाख रुपए तो जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, मिस्टर सीरीन अब नया टेनेंट बन गया मिस्टर हैप्पी का। ठीक है, अब मिस्टर सीरीन मिस्टर हैप्पी को ₹1 लाख मंथली रेंट भी पे कर रहा है। ये किराया जो होता है दोस्तों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, जब सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होता है, तो जो रेंट रिसिपिएंट पे करता है ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। इसीलिए जो मिस्टर सीरीन 1 लाख रुपीस का मंथली रेंट पे कर रहे हैं ना मिस्टर हैप्पी को, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी में। ठीक है, चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे ब्रेक। ठीक है, मेरे टैबलेट की ना बैटरी ख़त्म हो रही है, तो पहले इसका आंसर रीड कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद में बाकी के बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सर्कुलर नंबर 44/2018 CT डेटेड 2 मई 2018 क्लैरिफाइज दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, टेनेंसी प्रीमियम, इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस liable to GST. It is a form of lease or renting of property and such activity is specifically declared to be a service in Schedule 2. Although स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करे गए हैं ट्रांसफ़र पे, टेनेंसी राइट के ट्रांसफ़र पे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला हुआ है, हैंस इन द गिवन केस टेनेंसी प्रीमियम 10 लाख रुपए का जो है वो लायबल हो जाएगा जीएसटी में। फर्दर residential dwelling for use as a residence to an unregistered person is exempt. Consequently, monthly rent of ₹1 lakh received by Mr. Happy from Mr. Serene is exempt. ठीक है, अब बस हमारे को 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं दोस्तों, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ तक आए हो ना तो थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, 3 क्वेश्चन सॉल्व करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, रुद्राक्ष कपूर ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम in the school run by it from such donation and wrote donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father on the door of the room. Examine whether the money donated by Rudraksh Kapoor is leviable to GST. तो क्या हो रहा है दोस्तों, रुद्राक्ष कपूर ने कुछ मनी डोनेट करी दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को। दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया, इस मनी से इन्होंने एक रूम कंस्ट्रक्ट करवाया, और रूम का जो डोर था ना, उस डोर पर इन्होंने लिखवा दिया कि इट इज़ डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। ठीक है, अब दोस्तों के रिस्पेक्ट में भी ना एक सर्कुलर इशू किया हुआ है सीबीआईसी ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या सर्कुलर इशू किया है दोस्तों, इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट या डोनेशन प्रोवाइड कराता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को, ये जो गिफ्ट या डोनेशन है ये अगर फिलैंथ्रोपिक नेचर का है ना, ऐसे गिफ्ट या डोनेशन को हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर ये गिफ्ट या डोनेशन एडवर्टीजमेंट के नेचर का है तो इसको हम सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। प्रेजेंट क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा कि द मनी वॉज डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट तो नहीं लग रहा। अगर एडवर्टीजमेंट होता तो ये अपने
जो फर्म है, फर्म का एडवर्टाइजमेंट करवाता, फर्म का नाम पब्लिश करवाता। क्योंकि फर्म का नाम पब्लिश नहीं हुआ है तो इसीलिए ये जो डोनेशन है ये फिलैंथ्रोपिक नेचर का है और इस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ओके, दूसरा इन्होंने पैरा क्या बताया कि अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट ने दरवाजे पर लिखवा दिया होता दैट इट इज़ डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, तो क्या ये सप्लाई हो जाता? हाँ दोस्तों, तो ये सप्लाई हो जाता क्योंकि यहाँ पर रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस की एडवर्टीजमेंट हो रही है। ओके, ऐसे केस में इसको हम सप्लाई कंसीडर कर लेते और इस पर टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाता। ठीक है, अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। इन्होंने सर्कुलर को एक्सप्लेन कर दिया, पूरा सर्कुलर इन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद में एंड में कंक्लूजन बोल दिया कि in the backdrop of the above discussion, in the given case, the name of Rudraksh Kapoor is on the door of the room. It is only an expression of gratitude. Okay, it is an act of philanthropy and it is not aimed at advertising and promoting his business. तो इसीलिए ये जो है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा केस क्या आया कि क्योंकि द नेम ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द डोर ऑफ द रूम, तो फिर ये जो सप्लाई है ये एडवर्टाइजमेंट के नेचर की हो जाएगी एंड इसीलिए इसको हम सप्लाई मान लेंगे। इन सच केस इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ डोनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। 13 थोड़ा सा लंबा है, पहले 14 कर लेते हैं फिर 13 करेंगे। ओके, चलो 14th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स। ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र. ध्रुव कुमार arranges for the auction and identifies potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for supply of the painting is issued by Dhruv Kumar on behalf of Chandragupta Maurya, but in his own name, and the painting is delivered to the successful bidder. Whether Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya under Para 3 of Schedule 1 of the CGST Act 2017. दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व किया था ना तो मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कब अप्लाई होता है? जब कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड 4 ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई मान लेते हैं। ओके, कौन से 4 ट्रांजैक्शन हमने बताए थे? हमने बताया था पराई। क्या बताया था हमने? पराई, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स व्हेन आईटीसी हैज़ बीन क्लेम्ड, transaction between related parties in the course or furtherance of business, transaction between principal and agents, and import of service from related parties in the course or furtherance of business. इसमें principal and agent वाले transactions को हम शेड्यूल 1 के अंदर सिर्फ तब कवर कर रहे थे दोस्तों जब जो एजेंट है वो एजेंट डायरेक्टली बिलिंग कर रहा है कस्टमर को। मतलब जब प्रिंसिपल ने, सपोज हियर इज अ प्रिंसिपल, ओके, एंड हियर इज वन एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने गुड्स प्रोवाइड कराए, एजेंट ने उन गुड्स का कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं करवाया। ठीक है, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को शेड्यूल 1 में सिर्फ तब कवर करेंगे जब प्रिंसिपल अपना सेल इनवॉइस एजेंट को इशू कर रहा है, यानी प्रिंसिपल के लिए बायर एजेंट है। ओके, क्योंकि दोस्तों देखो, इसको ना आप इस तरीके से समझो कि अगर प्रिंसिपल ने गुड्स ट्रांसफ़र किए एजेंट को एंड फिर ये जो एजेंट है ये बायर ढूंढेगा, बायर को ढूंढने के बाद में बायर डायरेक्टली पेमेंट प्रिंसिपल को करेगा और प्रिंसिपल अपना सेल इनवॉइस डायरेक्टली बायर को रेज करेगा। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर तो कंसिडरेशन इस पॉइंट पर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करेगा तब एजेंट तो कंसिडरेशन देगा ही नहीं ना जब तक बायर नहीं मिला है। अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली बायर को बिलिंग कर रहा है और बायर डायरेक्टली प्रिंसिपल को पेमेंट कर रहा है,
तो ऐसे केस में तो एजेंट कंसिडरेशन पे ही नहीं करेगा। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स प्रोवाइड कराए एंड प्रिंसिपल इनवॉइसिंग भी एजेंट के नाम से ही कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल के लिए बायर भी एजेंट ही है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में अगर एजेंट कंसिडरेशन पे नहीं करता तो हम उसको शेड्यूल 1 के अंदर कवर कर लेते हैं। ठीक है। एंड फिर एजेंट क्या करता है, एजेंट बायर को ढूंढता है, एजेंट बायर को गुड्स प्रोवाइड कराता है और फिर एजेंट अपना बिल बायर के नेम पर इशू करता है। मतलब एजेंट खुद को सप्लायर मानेगा और बायर को रिसिपिएंट कंसिडर करेगा। ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ये वाले ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 के अंदर कवर होते हैं। ओके। करंट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक आर्टिस्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पेंटिंग बनाई एंड उन्होंने ध्रुव कुमार को अपॉइंट किया एज एजेंट। ध्रुव कुमार बिडर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड फिर वो क्या करेगा, जब बिडर्स मिल जाएंगे, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको गुड्स सेल कर देगा। एंड वो जो इनवॉइस बना रहा है ना, वो अपने खुद के नाम पे इनवॉइस बना रहा है, मतलब वो अपने आप को सप्लायर कंसीडर कर रहा है एंड बायर को रिसिपिएंट कंसीडर कर रहा है। तो इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएंगे। ठीक है। क्या आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले पैरा 3 शेड्यूल 1 का एक्सप्लेन कर दिया। सर्कुलर नंबर 5731 2018 GST डेटेड 4 September 2018 प्रोवाइड्स दैट where the invoice for further supply of goods is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from principal to the agent would fall within the fold of para 3 of schedule 1. In the given case, Dhruv Kumar is not merely providing auctioneering service but is also supplying painting on behalf of Chandragupta Maurya to the successful bidder and has authority to transfer the title of painting on behalf of Chandragupta Maurya. Dhruv Kumar issued invoice in his own name. Thus, Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya under para 3 of schedule 1. ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ध्यान से और प्यार से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई सारे चैप्टर्स में आप इसी तरीके का क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, तो चलो सुनो। Mrs. Kajal, a registered supplier of Jaipur, has made the following supplies. Supply of laptop along with laptop bag to a customer of Mumbai for 55,000. क्या हो रहा है कि एक पर्सन है मिसेस काजल, वो जयपुर में रजिस्टर्ड है, उन्होंने ये वाली सारी की सारी सप्लाईज करी हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने हमें इन सभी सप्लाईज के जीएसटी रेट बता दिए, मल्टीपल सप्लाईज के, एंड वो हमसे पूछ रहा है कि हर एक इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर कितना जीएसटी रेट लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है। फर्स्ट सप्लाई में क्या हो रहा है दोस्तों कि मिसेस काजल ने लैपटॉप सप्लाई किया अलोंग विद लैपटॉप बैग। लैपटॉप के साथ में इन्होंने लैपटॉप का बैग भी सप्लाई किया। तो ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी कंपोजिट सप्लाई। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई किसका है, लैपटॉप का। तो इसीलिए जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, जो लैपटॉप के ऊपर लगेगा। लैपटॉप पर जीएसटी का रेट कितना है, 18%, लैपटॉप बैग पर 28%। बट क्योंकि लैपटॉप बैग सिर्फ एक एंसिलरी गुड्स है, मेन गुड या प्रिंसिपल गुड्स क्या है, लैपटॉप है, इसीलिए जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा 18%। तो 55,000 पे कितना रेट लग जाएगा, 18%। ओके, नेक्स्ट पर आ जाओ। सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एक्सक्लूसिव of GST to Ram Fancy Store in Kota, Rajasthan. Each kit consists of 1 hair oil, 1 beauty soap and 1 hair comb. मतलब काजल जी ने ना एक खिचड़ी बना करके प्रोवाइड करा दी। इन्होंने क्या किया, एक किट के अंदर तेल, सर्फ, साबुन, शैम्पू, कंगा वंगा सब डाल करके और उन किट्स को 50 रुपये पर किट की रेट पे सेल कर रही हैं। ठीक है। अब ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। क्यों बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि इस तरीके की सप्लाई के अंदर एक या एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं जो कि आपस में किसी भी तरीके से ना नेचुरली बंडल्ड नहीं है।
ठीक है। एंड यहाँ पर मतलब नेचुरली बंडल नहीं है का मतलब कि अगर हम चाहें तो हम हेयर ऑयल को अलग से भी सेल कर सकते हैं, हम ब्यूटी सोप को अलग भी सेल कर सकते हैं और कॉम को अलग भी सेल कर सकते हैं। इनको हमने ज़बरदस्ती में मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा, इसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई भी नहीं है। मतलब जैसे घर में मम्मी खिचड़ी बनाती है ना, दाल और चावल मिक्स करके, उस खिचड़ी को हम ये नहीं बोल सकते कि ये दाल है, ना हम ये बोल सकते हैं कि ये खिचड़ी है। वाई? बिकॉज वो खिचड़ी है। ओके। इसी तरीके से हम इस किट को ये नहीं कह सकते कि ये तेल सप्लाई किया है हमने, या ये हमने साबुन सप्लाई किया या कंघा सप्लाई किया। ये सभी चीज़ों को मिक्स करके हमने खिचड़ी सप्लाई करी है। ऐसे ट्रांजैक्शंस में क्या होता है दोस्तों, जिस भी गुड्स के ऊपर हायर जीएसटी रेट लगता है ना, जिसके ऊपर हायर जीएसटी रेट लगा हुआ होता है, वही वाला जीएसटी रेट बाकी के गुड्स के ऊपर भी लग जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑयल के ऊपर 18% जीएसटी रेट है, साबुन के ऊपर 28 और कंघे के ऊपर 12%। इन तीनों में से हायर जीएसटी रेट कौन सा है? 28%। तो इसलिए इन तीनों के ही ऊपर 28% का जीएसटी रेट लग जाएगा। ओके। तो 5 लाख के ऊपर कितना जीएसटी रेट लगेगा? 28%। आगे आते हैं। 100 किट्स इन्होंने फिर से बनाई। ये 100 किट्स इन्होंने फ्री गिफ्ट के तौर पे प्रोवाइड करा दी अपने कस्टमर्स को। अब की बार किट्स में क्या था? तेल था और साबुन था, कंघा डालना ही भूल गई, ठीक है। इन किट्स की कॉस्ट तो थी 35 रुपये, लेकिन इन गुड्स के ऊपर मिसेस काजल ने आईटीसी क्लेम नहीं किया था। क्योंकि मिसेस काजल ने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस शेड्यूल 1 में कवर नहीं होंगे। ओके। तो इनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इस पे जीएसटी का रेट कितना लगेगा? नील रेट लग जाएगा, सप्लाई नहीं कंसीडर किया जाएगा वो। ओके। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर, wholly dependent on her for his son's marriage function in Indore. Cost of providing such services is 80,000. शेड्यूल वन में सेकंड जो पैरा है वो कवर करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम शेड्यूल 1 में सप्लाई मान लेंगे। अब मिसेस काजल का जो भाई है वो मिसेस काजल के ऊपर होली डिपेंडेंट है, इसीलिए वो मिसेस काजल का रिलेटेड पार्टी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मिसेस काजल का भाई उन पर डिपेंडेंट नहीं होता तो वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं दोस्तों? अगर एक स्पाउस है या चिल्ड्रन है, तो वो तो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो हमेशा हमारे रिलेटेड पार्टीज माने जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या हम बोल सकते हैं सिबलिंग्स, ये रिलेटेड पार्टी सिर्फ तब माने जाते हैं जब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके। क्योंकि मिसेस काजल के ब्रदर उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, इसीलिए ये उनके रिलेटेड पार्टी है। एंड 80,000 की जो सप्लाई दी है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की, इसको हम शेड्यूल 1 में कवर कर लेंगे। ओके। कितना रेट स्पेसिफाई किया हुआ है इवेंट मैनेजमेंट पे? 5%। ओके। तो यहाँ पे भी 5% का रेट लग जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ? 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान फॉर 3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर्स फ्रॉम मिसेस काजल्स गोडाउन एट जयपुर टू फंक्शन गार्डन अजमेर. Since Mrs. Kajal is not a GTA, transportation services provided by her are exempt by notification number 12/2017. क्या बोल रहे हैं कि काजल ने 1400 चेयर एंड 100 कूलर्स की सेल करी, ठीक है। इसके साथ इन्होंने फ्रेट की सर्विस भी प्रोवाइड करवाई। अपने आप तो चले नहीं जाएंगे चेयर और कूलर, इनको भेजना पड़ेगा ना किसी ट्रक वगैरह में भर के, तो ट्रक के या ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज काजल ने कलेक्ट करे फंक्शन गार्डन अजमेर से, ठीक है। इन सब का टोटल मिला मिलू करके 3,30,000 रुपये मिसेस काजल ने कलेक्ट किए, जिसमें फ्रेट की या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी शामिल है। चेयर एंड कूलर के ऊपर रेट लग रहा है 12% का,
ठीक है। और जो फ्रेट की सर्विस या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस काजल ने दी उसको ये बता रहे हैं एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट एंड इस पे रेट लग रहा है 12% का। अब दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को हम कंपोजिट सप्लाई नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में क्या बोला हुआ होता है, 2 और मोर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, लेकिन फ्रेट क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई है इसीलिए इन तीनों को हम कंपोजिट सप्लाई नहीं मान सकते हैं, ये सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा एंड फ्रेट का या ट्रांसपोर्टेशन का सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे एंड 1400 चेयर एंड कूलर के ऊपर 12% का रेट लगा देंगे। ओके, अब इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंस्टीट्यूट ने दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में बोल दी। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में क्या बोला कि इसको हम कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे और 12% का रेट लगा देंगे, क्योंकि चेयर एंड कूलर के साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कराई गई है एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज एंसिलरी टू द मेन सप्लाई ऑफ चेयर एंड कूलर। तो इसीलिए इसको हम कंपोजिट सप्लाई मानते हुए 12% का जीएसटी का रेट लगा देंगे। लेकिन वहीं इन्होंने नीचे नोट भी दे दिया कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब तो ये होता है कि 2 या मोर टैक्सेबल सप्लाईज दे जा रही हो, क्योंकि हायरिंग आउट ऑफ चेयर एंड कूलर तो टैक्सेबल है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट है, इसीलिए इसको हम कंपोजिट सप्लाई नहीं मान सकते हैं। ओके, इस केस में दोनों ही सर्विस को इंडिपेंडेंट सर्विस मान लिया जाएगा। तो मतलब इंस्टीट्यूट ने दोनों ही व्यूज़ को कंसीडर किया है, हालांकि मेरे हिसाब से जो नीचे वाला व्यू है ये कंसीडर होना चाहिए। ठीक है, एंड एक चीज़ और मुझे नहीं समझ में आई इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एग्जेम्प्ट है, नीचे ये बता रहे हैं कि 5% का रेट लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर। तो अगर हम इस रेट को कंसीडर करते हैं 5% के रेट को एंड हम एग्जेम्प्ट नहीं कंसीडर करते ट्रांसपोर्टेशन को, तो फिर हम इस पूरी सप्लाई को एक कंपोजिट सप्लाई मानते हुए 12% का जीएसटी का रेट लगा देंगे। लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में दोस्तों हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेपरेट रखनी पड़ेगी एंड 1400 चेयर एंड 100 कूलर्स की जो सर्विस है उसको हमें अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के। इसके बाद में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, प्रोबेबली हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई या एग्जाम्पशन में से एक चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आप लोगों को समझ में आए हो क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि जो भी कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में कवर हुए हैं उनको मैं इन डेप्थ आप लोगों को समझाऊं। तो अगर आपने समझ आए हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ सीए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।